Good morning to all of you in today's lecture of solvent handling safety in chemical plants। आज हम ये समझेंगे कि केमिकल प्लांट्स में सॉल्वेंट हैंडल करते टाइम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा दूसरों से शेयर कीजिए। मेरे इस लेक्चर के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्वेंट्स के मेजर हैज़ार्ड्स क्या होते हैं। आप सबको ये पता है कि सॉल्वेंट का सबसे बड़ा हैज़ार्ड होता है उसका फ्लेमेबल नेचर, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होते हैं। अब सॉल्वेंट्स के फ्लेमेबल नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे टर्म्स हैं जिनमें कुछ होता है LEL, कुछ होता है UEL, इसके बाद में आपके बाकी टर्म्स हैं जैसे फ्लैश पॉइंट हो गया, फायर पॉइंट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इन टर्म्स के बारे में मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। सॉल्वेंट्स के अदर हैज़ार्ड्स होते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर लिया सॉल्वेंट, इन दैट केस आपको सफोकेशन जैसा फील होता है, चक्कर आता है। इवन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपके हेल्पर्स रहते हैं जो सॉल्वेंट रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, आप उनकी कंडीशन को कभी गौर कीजिए तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो बिल्कुल नशे में हैं। ये इस वजह से रहता है क्योंकि सॉल्वेंट्स के जो वेपर होते हैं वो अगर ज़्यादा अमाउंट में वेपर्स इनहेल कर लेते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशंस में तो अनकॉन्शियस वो फील करने लग जाते हैं। अगर आप रेगुलर काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपोजर हो रहा है आपकी स्किन को या फिर आपकी आइज़ को, तो भी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपको इरिटेशन जैसा फील होने लग जाता है या फिर जलन जैसा होगा। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्वेंट के हैज़ार्ड्स। बट ये सारे थोड़ा लोअर क्लास के हैज़ार्ड्स आते हैं अगर हम कंपैरिजन करें विद रिस्पेक्ट टू फ्लेमेबल हैज़ार्ड्स। तो हम बेसिकली बात करेंगे फ्लेमेबल नेचर की। अगर आपको समझना है तो याद रखिएगा कि दो चीज़ें रहती हैं, LEL और UEL। LEL होता है आपका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और UEL होता है आपका अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। काफ़ी सारे लोगों को इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट LEL ये सॉल्वेंट का वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है जो जहाँ तक आपका जो सॉल्वेंट है वो कोई भी फायर नहीं पकड़ता है। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। UEL होता है आपका अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। UEL आपका वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसके ऊपर कभी भी सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वहाँ पे फायर नहीं होता है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि ऐसा क्यों। याद रखिएगा ये जो पहला केस है जहाँ पे आपका सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, पहले केस में LEL के केस में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम रहता है कि वहाँ पे फायर होता नहीं है। सेकंड केस में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको सपोर्ट करने के लिए आपका एयर कम पड़ जाती है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो फायर होती है वो LEL और UEL की बीच के रेंज में होती है। काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि फायर कहाँ होती है। फायर याद रखिएगा LEL और UEL की मिड वैल्यू में फायर होती है। LEL से नीचे फायर नहीं होती है और UEL से ऊपर ही फायर नहीं होती है। तो अगर आप कोई भी सॉल्वेंट हैंडल कर रहे हैं केमिकल प्लांट में तो आपको उसका LEL और UEL पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन उसका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे आपका फायर होने के चांसेस होते हैं। सेकंड रहता है आपका फायर पॉइंट वर्सेस फ्लैश पॉइंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। फायर पॉइंट याद रखिएगा ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है। फायर पॉइंट ये एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे एक बार अगर सॉल्वेंट के वेपर्स प्रेजेंट हैं उनमें फायर पकड़ लिया तो एटलीस्ट वो 5 सेकंड तक बर्न होगा और फिर बंद हो जाएगा। ये होता है फायर पॉइंट। सेकंड होता है आपका फ्लैश पॉइंट। ये वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे एक जो लिक्विड है वो आपका इंस्टेंट फायर पकड़ेगा, एक फ्लैश फायर होगा और फिर वो क्लोज हो जाता है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको पता रहना बहुत ही ज़रूरी रहती हैं। अगर आप सॉल्वेंट्स हैंडल कर रहे हो तो आपको उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपके जो सॉल्वेंट है उसमें किस लेवल का हैज़ार्ड है। अगर मान लीजिए उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट काफ़ी कम है, इन दैट केस आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस कंसिडर करने हैं उनको हैंडल करते टाइम, बिकॉज उनमें फायर होने के चांसेस उतने ज़्यादा
होंगे। नेक्स्ट, सॉल्वेंट से रिलेटेड सबसे बड़ा हैजार्ड होता है स्टैटिक चार्ज। इसका सबसे बड़ा हैजार्ड ये इसलिए माना जाता है क्योंकि स्टैटिक चार्ज आपको दिखाई भी नहीं देता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्टैटिक चार्ज होता क्या है। याद रखिएगा कि जब भी आपका दो चीज़ों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पे स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। लाइक सॉल्वेंट है, अगर आपका पाइपलाइंस के थ्रू फ्लो कर रहा है तो पाइपलाइंस में स्टैटिक चार्ज डेवलप होगा। अब अगर वो स्टैटिक चार्ज डेवलप हो तो गया, लेकिन अगर आपने वो डिस्चार्ज नहीं किया है और वो सडन डिस्चार्ज होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इंस्टेंट फायर हो जाएगा। इसीलिए सॉल्वेंट हैंडल करते टाइम स्टैटिक चार्ज को न्यूट्रल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सॉल्वेंट हैंडलिंग करते टाइम स्टैटिक चार्ज को रिड्यूस कैसे करते हैं। याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो भी सॉल्वेंट्स आप किसी भी रिएक्टर में डालते हैं तो वहाँ पे हमेशा डिप पाइप्स यूज़ किए जाते हैं। डिप पाइप्स इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो आपका रिएक्टर के टॉप नोजल से बिल्कुल नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा हाइट में एकदम से सडन ड्रॉप ना हो, बिकॉज अगर वो सडन ड्रॉप होगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक चार्ज डेवलप होगा। इसीलिए वहाँ पे डिप पाइप्स दिए जाते हैं, चाहे वो आपका ग्लास लाइन रिएक्टर हो, चाहे वो आपका एसएस का रिएक्टर हो, सब में आपके डिप पाइप्स दिए जाते हैं। इसके बाद में ये देखिए, ये अर्थिंग स्ट्रिप्स, ये अर्थिंग स्ट्रिप्स आपने जितने भी, चाहे वो ग्लास लाइन रिएक्टर हो, चाहे आपके एसएस के रिएक्टर्स हो, आपने ये अर्थिंग स्ट्रिप्स सबको देखा होगा कि सब में अर्थिंग स्ट्रिप्स दी जाती हैं। ये जो अर्थिंग स्ट्रिप्स होती हैं, इनका मेन काम ये रहता है कि जो भी स्टैटिक चार्ज अगर कहीं गलती से भी डेवलप हो रहा है तो वो उसको पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दे। इवन आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि डबल अर्थिंग्स दी जाती हैं रिएक्टर्स में। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती हैं ताकि अगर गलती से भी एक अर्थिंग आपकी प्रॉपर नहीं है तो आपकी एटलीस्ट दूसरी अर्थिंग वर्क करे। एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हम डबल अर्थिंग्स के कॉन्सेप्ट पे आज की डेट में जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगर जो मेरी पाइपलाइंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइपलाइंस में सॉल्वेंट्स मूव करते हैं तो स्टैटिक चार्ज काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं। उसको रिमूव करने के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाई जाती है, जिसके लिए ये हम अर्थिंग जंपर्स, ये जो यहाँ पे दिखाए हैं, जिसके लिए हम अर्थिंग जंपर्स का यूज़ करते हैं। ये अर्थिंग जंपर क्या करते हैं, जो पाइपलाइंस के फ्लैंजेस रहते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम बीच में गैस्केट्स डालते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो जाती है और जो चार्जेस हैं वो एक पर्टिकुलर पाइप के पीस में जमा होने लग जाते हैं। तो उसको प्रॉपर रूट देने के लिए हम अर्थिंग जंपर्स का यूज़ करते हैं ताकि पाइपलाइंस में प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी रहे और कहीं पे भी स्टैटिक चार्ज मेरा जमा ना हो सके और वो पूरा मूव करते हुए प्रॉपर तरीके से अर्थ हो जाए। इसीलिए जो भी सॉल्वेंट्स की लाइन या फिर जिन भी लाइंस में आप सॉल्वेंट हैंडल कर रहे हैं उनमें ये हमेशा इंश्योर कीजिएगा कि अर्थिंग जंपर्स हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सॉल्वेंट्स को जब आप ड्रम में अनलोड करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि उसमें प्रॉपर तरीके से आपने उसको अर्थिंग करके रखा हो। वो अर्थिंग आप वॉल से दे सकते हो, आप किसी भी पॉइंट से अर्थिंग दे सकते हो, बट आपको इलेक्ट्रिकल के बंदे की हेल्प लेके ये इंश्योर करना है कि वो अर्थिंग आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये देखने में आपको खाली एक छोटा सा वायर जैसा दिखाई देता है विद अ क्रोकोडाइल क्लैम्प, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है बिकॉज स्टैटिक चार्ज, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका हैजार्ड आपको दिखाई भी नहीं देगा और बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए जब आप ड्रम्स भी हैंडल करते हैं तो ये देखिए, ये प्रॉपर तरीके से उसको अर्थिंग देने के बाद ही आपको सॉल्वेंट्स हैंडल करने हैं। काफ़ी सारे लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो पॉलीबैग्स में सॉल्वेंट खाली करते हैं। नहीं, ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा बिकॉज अगर स्टैटिक चार्ज से फायर होती है तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा और काफ़ी बड़े लेवल का एक्सीडेंट बनता है। इसीलिए प्रॉपर तरीके से जब भी आपको सॉल्वेंट्स हैंडल करना है, प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम को अर्थ कीजिए और जितने मैंने आपको चीज़ें बताई, LEL, UL, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सॉल्वेंट हैंडल करने से पहले, जो भी सॉल्वेंट आप हैंडल करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड ये सारी की सारी जानकारी आपको अपने पास में कलेक्ट करनी है कि कौन सा सॉल्वेंट है, उसका फ्लैश पॉइंट कितना है, फायर पॉइंट कितना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। वन मोर थिंग कि जहाँ पे भी आप सॉल्वेंट्स हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे आप ट्राई कीजिए कि आप
नॉन स्पार्किंग टूल्स। अगर आपको वहाँ पे कोई भी मैकेनिकल का जॉब करवाना है तो नॉन स्पार्किंग टूल्स आते हैं। इन टूल्स में स्पार्क नहीं होता है, थोड़े ये टूल्स कॉस्टली पड़ते हैं, बट मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सॉल्वेंट हैंडलिंग एरिया में काम कर रहे हैं या फिर किसी को काम के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिएगा कि वो बंदा नॉन स्पार्किंग टूल्स यूज़ करे। उससे आपके जो सडन इम्पैक्ट की वजह से, मान लीजिए आपका बोल्ट कसते टाइम या फिर मान लीजिए कोई स्पाइनर आपका ड्रॉप हो गया, इन सारे केसेस की वजह से आपका मतलब कोई सडन अगर इम्पैक्ट होता है तो उसकी भी वजह से स्पार्क जनरेट होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अपने कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि वो मेरा लेक्चर होगा बेसिकली कि जब से जैसे हम हाइट